लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भीगी भीगी सड़कों पे। हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज हम जनरल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 की बात करेंगे, जो सिविल सर्विसेज में का जो एग्ज़ाम है 2023 में जो भी हाल ही में हुआ है, तो उसमें जो जनरल स्टडीज़ है क्वेश्चन पेपर 3 की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसके टाइमिंग की, तो जो निर्धारित समय है आपको 3 घंटे में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद अधिकतम अंक 250 अंक है। इसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र संबंधी विशेष संदेश है। उत्तर देने के पहले है ना, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ देखिए निर्देश दिए गए हैं, इसे आपको पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है कि आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब आपको सभी क्वेश्चन क्या करना है, हल करना है, सभी का आंसर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके सामने उसका वो क्वेश्चन कितने अंक का है ये भी दिया गया है। इसके बाद लिखा है कि जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको, यदि मीडियम आपके प्रवेश पत्र में हिंदी है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है 150 शब्दों में लिखना है। और इसके बाद जो प्रश्न संख्या 11 से 20 तक है उसका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई है, जो आपने हिंदी में ऊपर लिखा हुआ देखा, वही यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है। जनरल स्टडी पेपर 3 है ना, टाइम अलाउ 3 आवर में 3 घंटे में करना है, हल करना है। मैक्सिमम मार्क्स 250 है, मतलब 250 है ना। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो देयर आर 20 क्वेश्चन प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश में, है ना। हिंदी और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन छपे हुए हैं। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। सभी प्रश्नों के उत्तर उसके सभी प्रश्नों के प्रश्न कितने अंक के हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो उसके सामने दिया गया है। इसके बाद लिखा है कि क्वेश्चन मस्ट बी रिटेन इन द मीडियम, है ना, मतलब जो आंसर है, आंसर आपको जो मीडियम आपने चूज किया है, इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिंदी चूज किया है तो हिंदी में लिखना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है कि आंसर टू क्वेश्चन 1 to 50 है ना, 1 to 10 वही सब लिखा है, और मतलब कि वो आपको सब सीमा का ध्यान रखना है। तो चलिए हम जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार के वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पार्टिकुलरली ऑफ एमएसएमईज। कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। आप जानते हैं कि कोरोना के बाद जो एमएसएमई सेक्टर की, एमएसएमई जो सेक्टर है आपका इंडिया का, है ना, जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। छोटे छोटे जो है ना, मीडियम है, स्मॉल साइज है ना जो है, तो एमएसएमई सेक्टर के जो बढ़ा हुआ है। तो लेटेस्ट ये सारी चीज़ें देखिए आया है ना, इकोनॉमिक्स फील्ड में, इकोनॉमिक्स से। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। तो इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है ना। जो डिजिटलाइजेशन हुआ इंडिया, मतलब इंडियन इकोनॉमी में, उसके क्या, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, डिजिटलाइजेशन में क्या है कि लाइसेंस वगैरह के लिए आप तुरंत आवेदन मतलब कि आवेदन कर सकते हैं, है ना, और उसका क्या हो, जल्दी से इशू भी हो सकता है। जबकि आप उसके लिए ये डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तो उसके लिए आपको बहुत सारा है ना दौड़ना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था, पैसे हैं ज़्यादा खर्च होते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, है ना। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है और क्या सुधार हो सकता है। जैसे सुधार में जैसे सर्वर प्रॉब्लम होती है ना, हैकिंग प्रॉब्लम हो सकती है ना, हैक हो सकती है सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत सारी है ना प्रॉब्लम भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित हैं। ठीक है,
तो हम अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उत्पादों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो आप जानते हैं भारत में जो भूमि सुधार है ना, उसका उद्देश्य क्या है ना। उद्देश्य तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा कि भूमि सुधार करेंगे तो ज़्यादा कृषि कर सकते हैं, है ना। और उससे क्या क्या प्रभाव, जैसे जिप्सम वगैरह का यूज करके ऊसर भूमि को सुधार रहे हैं, है ना। तो इसका बाद इसका आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो कृत्रिम बुद्धि AI की अवधारणा का परिचय दीजिए। AI क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। हाउ डज AI हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस? डू यू परसीव एनी ट्रू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। तो इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आप जानते हैं AI का प्रयोग, है ना, अभी मतलब कि हाल में कुछ बहुत ज़्यादा वो रहा, चर्चा में रहा, तो इससे रिलेटेड आया क्वेश्चन। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। तो इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। ये आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विवेचन कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। डैम फेलर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड रिजल्टिंग इन ए कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एनालाइज द वेरियस कॉज ऑफ डैम फेलर्स। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लॉस डैम फेलर्स। तो इसे आपको क्या करना है, 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो बांध की विफलता जानते हैं, बांध वगैरह टूट जाते हैं तो बहुत अधिक बाढ़ आता है, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में हुआ था, है ना। तो इसके विषय में आपको लिखना है। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र इसके प्रभाव क्या है, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द मैरीन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज ऑल पॉल्यूशन पार्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो आप जानते हैं कि जब तेल जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है अरब देशों से या तो अमेरिका वगैरह से या तो रसिया से आते हैं, तो पानी में क्या होते हैं, कुछ तेल बह जाते हैं, है ना। इसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ प्रभावित होती है, जो पानी में जो जीव जंतु होते हैं वो प्रभावित होते हैं, है ना। और इस तरीके से आपको लिखना है 150 शब्दों में, इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। इसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जितना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज इन एसेंशियल स्टेप इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द population. Discuss the measures adopted by the government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir. तो इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। आप समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर 1990 से पहले, मतलब 1985-86 से ही आतंकवाद से प्रभावित रहा है, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आम जनता को भड़काते हैं, है ना, निगेटिव चीज़ें उनके दिमाग के अंदर भरते हैं और वो सब आतंकवाद का, है ना, वहाँ जो है ना आतंकवाद का रूप ले लेता है और वो सब आतंकवादी बनते हैं, है ना। जो वहाँ के लोकल नेता हैं, है ना, जो धर्म के नाम पर, है ना, हिंदुओं का नरसंहार उन सब ने किया है जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं, जिसके लिए आपका मूवी भी बना है,
है ना, वो कश्मीर फाइल्स, है ना, आप सब देखा होगा, तो रियल स्टोरी बना है। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ट्रक्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों UAV की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAVs by our adversaries across the borders to ferry arms, ammunition, drugs, etc. is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat, है ना। तो आप जानते हैं कि जो शत्रु द्वारा सीमा पार जो हथियार मतलब कि हमारे देश में, है ना, ड्रोन के माध्यम से आते हैं, ड्रग्स आते हैं, जो पंजाब वगैरह में आप देखते हैं ड्रग्स वगैरह की बहुत ज़्यादा, है ना, वहाँ के जो युवा हैं ड्रग्स की चपेट में कुछ आ गए हैं, है ना। तो इसे 150 शब्दों में लिखना है, इसके लिए 10 निर्धारित है। जो चलिए इसके बाद हम 11वें क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। एग्जामाइन द मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, है ना। तो इसे 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 15 अंक। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी बेरोजगारी से जो भी रिलेटेड है उसके विषय में आपको लिखना है ना। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, जैसे बहुत सारे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं स्किल वगैरह। अब तो जानते हैं कि AI वगैरह का ट्रेंड है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद यदि हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। हाउ कैन केयर economy be brought into monetized economy through women empowerment, है ना। तो जो आपकी इकोनॉमी है देखभाल, केयर एंड मोनेटाइज इकोनॉमी, इसके विषय में आप सबने पढ़ा होगा, तो इसके विषय में आपको लिखना है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण, है ना, से महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल इकोनॉमी को मुद्रीकृत इकोनॉमी कैसे लाया जा सकता है, इसके विषय में आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 15 निर्धारित है ना। चलिए 13वें क्वेश्चन बात करते हैं। खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस। ठीक है, तो आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन में क्या है कि जो यहाँ की विपणन दशाएँ, जैसे अब क्या होता है कि गेहूँ वगैरह बोने में टाइम लग जाता है ना, तो चावल, है ना, बोने में बरसात नहीं होती है तो कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसके विषय में आपको 250 शब्दों में लिखना है, इसके लिए 15 अंक निर्धारित है। 14वें क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाई गई कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, है ना, provided to farm sector in India. Discuss the issues raised by the World Trade Organization in relation to agriculture subsidies, है ना। तो इसे 250 शब्दों में लिखना है, इसके लिए 15 निर्धारित है। आप जानते हैं कि भारत में सब्सिडी मिलती है गेहूँ, चावल वगैरह और दलहन फसलों, तिलहन वगैरह में सब्सिडीज मिलती हैं, है ना। तो इसका आपको बताना है कौन प्रत्यक्ष और कौन अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो ये डायरेक्ट मिलता है, और अप्रत्यक्ष की हम बात करें तो जो खाद वगैरह होते हैं, है ना, वो सस्ते मिलते हैं, है ना, जो किसान होते हैं। इसके बाद 15वें क्वेश्चन बात करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। इसे आपको 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 15 निर्धारित है। और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहा है ना, देश विदेश में, चाइना वगैरह में, तो इससे
है ना, धुआं ज़्यादा निकलता नहीं है। चलिए 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके विषय में आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन हासिल नहीं किया जा सका। जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। What is the main task of India's third moon mission, which could not be achieved in its earlier mission? List the countries that have achieved this task, introduce the subsystems in the spacecraft launched, and explain the role of the virtual launch control center at the Vikram Sarabhai Space Center, which contributed to the successfully launch from श्रीहरिकोटा। आप जानते हैं कि जो चंद्रमा मिशन आपके भारत ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3 के माध्यम से, तो है ना, तो मुख्य कार्य क्या है इसके विषय में लिखना है। इस मिशन में क्या हासिल किया जा सका, क्या नहीं हासिल किया जा सका उसके विषय में लिखना है। और इसके बाद कौन कौन से निधान, जैसे कि अमेरिका जा चुका है ना, रूस, इसके बाद चाइना, है ना, इसके विषय में आपको लिखना है। इसके बाद 17वें क्वेश्चन बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिए। कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम अ फ्यू इंडियाज वेट लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स। इसे 250 शब्दों में लिखना है, इसके लिए 15 निर्धारित है ना। रामसर आप जानते हैं जो ईरान में है, उसमें वेटलैंड्स है ना के विषय में बातें की हुई है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC में अन्य वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC हैज प्रेडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल rise of about 1 meter by AD 2100. What would be its impact in India and the other countries in the Indian Ocean region? इससे भी आपको 250 शब्दों लिखना है, इसके लिए 15 निर्धारित हैं, है ना। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं। ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका बताइए। व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigate Agency tasked to counter such threats. तो इसे आपको 250 शब्दों लिखना है, इसके लिए 15 निर्धारित है ना। तो आंतरिक सुरक्षा से क्या क्या चुनौतियाँ है आप देखेंगे पूर्वी भारत में, है ना, पूर्वी भारत में अफस्पा वगैरह कुछ क्षेत्रों में लगा हुआ है ना। जम्मू कश्मीर में समझे आतंकवाद की प्रॉब्लम है ना, और नक्सलवाद की भी कई जगह प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है ना। 20वें क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में आतंकवाद के विश्लेषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुए आतंकवाद के लिए धन नहीं NMFT संगोष्ठी के लक्ष्य उद्देश्यों की भी विवेचना कीजिए। गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड द एफर्ट्स बीइंग मेड टू curtail these sources in the light of this. Also discuss the aim and objective of the No Money for Terror conference recently held at New Delhi in November 2022। ठीक है, तो इसके विषय में आपको लिखना 250 शब्दों में और इसके लिए 15 निर्धारित हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।